हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी स्टेनो पर। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट से है। स्टार्ट। महोदय, हमारे जीवन में संगीत का व्यापक स्थान है। भारतवासियों को अपने प्राचीन युग से अथवा अपने पूर्वजों से शास्त्रीय संगीत के रूप में एक बहुमूल्य निधि मिली है। हमारे पूर्वजों की दृष्टि में संगीत का ध्येय आध्यात्मिक साधना था और उन्होंने संगीत का इसी आदर्श के अनुकूल विकास किया। हम कह सकते हैं कि हमारे देश में यह कला पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुकी थी। संगीत के ध्येय के संबंध में आज हमारे विचार चाहे कुछ भी हो, यह सभी स्वीकार करेंगे कि इसमें सामंजस्य की ओर ले जाने वाली और व्यक्त जगत से ऐक्य का आभास कराने वाली शक्ति निहित है। संगीत के वातावरण में ही नहीं, बल्कि श्रोताओं और गायकों के मन में भी सामंजस्य की उत्पत्ति होती है। संगीत के उच्च ध्येय और व्यापक प्रभाव के कारण ही प्राचीन काल में भारतवासियों ने संगीत को जनसाधारण के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में ऊंचा स्थान दिया था। शायद ही कोई ऐसा भारतीय त्योहार या उत्सव हो जिसमें संगीत का आयोजन न होता हो। संगीत जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहता है। हमारे सभी रीति रिवाजों में इसका कुछ न कुछ स्थान है। शताब्दियों से हम संगीत के प्रशंसक तथा उपासक रहे हैं और हमने इसकी गणना सदा मानव की उच्चतम साधनाओं में की है। काल के प्रभाव से हम लोगों की रुचि में काफ़ी परिवर्तन हुआ, परंतु शास्त्रीय संगीत उसी प्रकार बना रहा और उसमें कोई विशेष और मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। मुसलमान बादशाहों और अमीर उमरों के द्वारा संगीत को केवल प्रोत्साहन ही नहीं मिला, इसमें समयानुकूल हेरफेर भी हुए और आज विशेषकर उत्तर भारत के संगीत ने उसी युग से प्रभावित और बहुत अंशों में अनुप्राणित होकर अपना नया रूप ग्रहण कर लिया है। पर जो भी हेरफेर हुए वे हैं ऊपरी पोशाक मात्र ही। भारतीय संगीत शरीर और आत्मा से अभी भी वही प्राचीन शास्त्रीय संगीत बना हुआ है। ऐसी आशा की जाती है कि इसमें अभी भी इतनी शक्ति है कि यह अपने को एक बार फिर आधुनिक वातावरण के अनुकूल बना लेगा। प्राचीन संगीत कला भारतीय रजवाड़ों के दरबारों में उनके आश्रय से पनपती रही। यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय नरेशों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण संगीत लुप्त होने से बच गया, परंतु यह भी मानना पड़ेगा कि
इन वर्षों में भारत की जनता का शास्त्रीय संगीत से बहुत कम संपर्क रहा। अतः जनता और हमारे परंपरागत सर्वश्रेष्ठ संगीत के बीच एक खाई पैदा हो गई। यदि हमें संगीत को जीवित रखना है और सहस्रों वर्ष पुरानी इस अमूल्य परंपरा की रक्षा करनी है, तो हमें इस खाई को पाटना होगा। यदि यह आवश्यक हो तो शास्त्रीय संगीत में ऐसे संशोधन करने में कोई बुराई नहीं जिनके फलस्वरूप यह लोकप्रिय बन सके। इसके साथ ही जनसाधारण को भी शिक्षित करने की आवश्यकता है, जिससे उनकी रुचि अधिक परिष्कृत हो सके और वे शास्त्रीय संगीत का आनंद उठा सकें। भारत गणराज्य में नरेशों अथवा रजवाड़ों का अच्छा स्थान है। महोदय, कुछ लोग आज यह कहते देखे गए हैं कि राष्ट्रीय एकता अंग्रेजी के माध्यम से हो सकती है। कई लोगों की धारणा है कि अंग्रेजी निकाल दी जाए तो राष्ट्र टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति रुक जाएगी आदि। इससे बढ़कर भ्रामक विचार और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अंग्रेजी की उपादेयता को नकार नहीं रहा, किंतु हर जगह उसका वर्चस्व हो यह स्वीकार्य नहीं हो सकता। किसी देश की भाषा के साथ उस देश की संस्कृति, विचारधारा और मान्यताएं जुड़ी रहती हैं और उन्हें प्रकट करने के लिए उस देश की भाषा ही सर्वसक्षम होती है। स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय गौरव आम जनता को दृष्टि में रखकर किया जाता था। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है करोड़ों भारतीयों की एकता, और यह एकता हिंदी से ही लाई जा सकती है, अंग्रेजी से नहीं। अंग्रेजी को बनाए रखने की नीति मानसिक दासता की द्योतक है। यदि हिंदी और भारतीय भाषाओं के विरुद्ध अंग्रेजी षड्यंत्र को विफल नहीं किया गया तो जनतंत्र एक मखौल बनकर रह जाएगा। हिंदी और भारतीय भाषाएं तो सहोदराएं हैं, उनमें आपसी कोई विरोध नहीं। उनका विरोध और संघर्ष तो अंग्रेजी के साथ है। जिस दिन क्षेत्रीय भाषाएं अपने क्षेत्र के प्रशासन, न्याय, शिक्षा आदि में स्थापित हो जाएंगी, उसी दिन राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के स्थापित हो जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं अपने इस मूल उद्देश्य को कभी भी धूमिल होने ना दें, क्योंकि हिंदी के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। इस दृष्टि से मैसूर
हिंदी प्रचार परिषद का यह कार्यक्रम श्लाघनीय है कि वह हिंदी के साथ कन्नड़ेतर जिज्ञासुओं के लिए कन्नड़ की प्रारंभिक और उच्च कक्षाएं एवं परीक्षाएं चला रही हैं। समाप्त। धन्यवाद।